नमस्कार, आइडिया फॉर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति गांव से निकलकर बड़े शहर के अंदर आता है तो अपने आप को एक विस्थापित करने के लिए उसके पास कई आइडियाज़ आते हैं, लेकिन उन आइडियाओं में एक ऐसा आइडिया होता है जिसमें वो अपने सफलता का सूत्र ढूंढता है और सफलता के मार्ग पर आगे प्रस्तुत होता है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने आइडिया के तौर पर अपने बिजनेस में समय के साथ बदलाव करते हुए जब वो आगे बढ़े तो आज उनकी पहचान सामाजिक तौर पर और व्यापारिक तौर पर दोनों तरफ से उनकी पहचान यहाँ सूरत शहर में है और राजस्थान के प्रति जो उनका समर्पण भाव है अपनी मातृभूमि के प्रति, वो भी उनको देखने के लायक है, क्योंकि वो अन्य सामाजिक वो संस्थाएं हो चाहे धार्मिक संस्थाएं हो चाहे व्यापारिक संस्था हो, हर संस्था में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए हमेशा आगे रहते हैं। नमस्कार राम कुमार जी मुंद्रा, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जब आप सूरत आए थे, छोटे से गांव के आप रहने वाले हो बीकानेर में, और जब सूरत आए थे तो सीधे सूरत आए थे या उससे पहले आप कहीं और जाके फिर सूरत आए थे? नहीं, मैं तो महाराष्ट्र से आया था, बॉम्बे भिवंडी से। सीधा सूरत नहीं आया था। पहले मेरा मेन बिजनेस भिवंडी और महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में। वहाँ से बिजनेस के सिलसिले में सूरत आया और मुझे 20 साल हो गए यहाँ आए हुए अभी। आप जैसे बता रहे आप महाराष्ट्र में रहते थे, भिवंडी में आपका व्यापार था, तो व्यापार के सिलसिले में आप सूरत आए होंगे और या व्यापार को बढ़ाने के तौर पर आप सूरत आए? हाँ, व्यापार बढ़ाने के लिए मैं सूरत आया था। यहाँ पे व्यापार में एक्सपेंशन करना था। भिवंडी में थोड़ा व्यापार स्लो हो रहा था या हमें आगे जाना था व्यापार के सिलसिले में थोड़ा, और हमारे पीछे टीम आ रही थी और भाइयों के लड़कों की, तो फिर हमें सूरत आ गया, शिफ्ट हो गया। जब आप सूरत आए थे तो आपके दिमाग में क्या था, कैसे आइडियाज़ थे कि आपको यहाँ पे क्या करना है, कैसे क्या करना है, किसको आगे बढ़ाना है, व्यापार में किस तरह अपने आप को स्थापित करना है? नहीं, मेरा मेन काम कपड़े का है, वीविंग का। तो हम एक स्टेज आगे आ गए यार्न में। तो एक स्टेप अगर बिजनेस करना है, आगे जाना है, तो एक्सपेंशन करना पड़ेगा इसमें कुछ न कुछ। तो एक स्टेज हम यार्न में आ गए, तो यार्न का बिजनेस हमने चालू किया। POI लेके यार्न बनाया हमने। यहाँ पे टेक्सटाइजिंग मशीन डाली, 6-7 मशीन डाली थी। तो उससे हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, तो मेरा बिज़नेस यहाँ पर खूब चला उसके साथ में। जब आप बोले कि हम एक कदम आगे बढ़े क्योंकि नई जनरेशन भी आने वाली थी व्यापार के अंदर, तो हमें व्यापार को भी बढ़ाना था, लेकिन कहते हैं जब सूरत एक भिवंडी को छोड़ के, भिवंडी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है, सूरत भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में, लेकिन यहाँ आने का जो आइडिया था आपके दिमाग में, क्यों व्यापार तो आप भिवंडी या महाराष्ट्र में भी बढ़ा सकते थे, यहाँ क्यों आए? नहीं, वहाँ पे सिर्फ वीविंग है भिवंडी महाराष्ट्र में। ये टेक्सटाइजिंग यार्न का बिज़नेस वहाँ पर नहीं है। वो सूरत में वीविंग, टेक्सटाइजिंग और कपड़े का ग्रे फिनिश सब काम है, डाइंग मिल सब। तो मल्टीपर्पज़ अगर कोई काम करना है यहाँ पे आगे शुरू से लेकर लास्ट तक, वो सूरत में पॉसिबल है। तो ये सोच करके हम सूरत आए कि चलो आगे हमें और बिज़नेस बढ़ाना है, तो हमने यहाँ पे टेक्सटाइजिंग डाल के अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। उसके बाद हम धीरे धीरे और आगे गए। तो पहले वहाँ पे जो छकड़ा चालू मशीन होती है वो मशीन है। यहाँ हमने वाटर जेट, रेपियर, ये मशीन में हमने अपना कदम आगे बढ़ाया और उस कदम में हम आज काफ़ी आगे है और सक्सेस भी हुए। कहते हैं आधुनिक भारत के अंदर टेक्नोलॉजियाँ चेंज होती रहती है, उस तरह से कपड़ों का भी डिज़ाइन है, कपड़ों का धागे का लूम्स का होता है, वो सारे चेंजिंग होते रहते हैं, मशीनों की जो क्वालिटी है या मशीनों की जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो भी चेंज होता रहता है। तो व्यापार के अंदर जो ये बराबर चेंज होते हैं उसका प्रभाव व्यापार पर काफ़ी गहरा पड़ता है। लोगों को नई चीज़ें चाहिए, नई नई मशीनों के साथ नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले व्यापारी चाहिए। तो आप इंडस्ट्री में डेवलपमेंट कैसे कर पाए? नहीं, व्यापार में मेन है क्वालिटी। आप कितनी क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें जो भी है उसके लिए कुछ एक्सपेंशन। जो पहले मेरा मशीन थी, मैं वाटर जेट में गया तो हाई स्पीड मशीन है, 700-800 RPM पे मशीन चलती है। चालू मशीन 100 से 150 पे चलती है। तो जो 700-800 RPM में जो कपड़ा बनेगा नेचुरली बहुत अच्छा बनेगा। अभी लोगों को वही कपड़ा पसंद है, उसी की कॉस्टिंग कम आएगी, मिलों में वही कपड़ा चलता है। अगर हमें एक्सपोर्ट भी करना है तो वहाँ भी क्वालिटी बेस ही काम होता है। तो जब एयर वाटर जेट और रेपियर में गए तो हमारे पास क्वालिटी भी आ गई, प्रोडक्शन भी आ गया, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो गया। तो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट के सामने लोग दूसरे नहीं सक पा रहे थे, तो हमारा बिज़नेस आगे आ गया। तो अगर हमको बिज़नेस आगे बढ़ाना है और मार्केट में टिके रहना है तो हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सर। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं कि भाई जब तक आपके पास वैसे नए आइडिया नहीं हो या नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये आइडिया जो थे या नई टेक्नोलॉजी जो आप कह रहे हो बार बार हम लोग चेंज करते रहते हैं, वो कहाँ से आपके पास आते थे? नहीं, इसके लिए आपको एक माइंड सेट करना पड़ता है कि हमको मार्केट में टिके रहना है, मार्केट में नंबर 1 रहना है।
तो जब आपके दिमाग में ये रहेगा कि हमको पीछे झांकना ही नहीं है, हमको आगे ही आगे देखना है, तो आपके पास आइडियाज़ अपने आप आते रहते हैं। आप बुक देखो, आप टीवी देखो, अभी अब नए नए आप कहीं एग्जीबिशन में जाओ, तो ये सब में आपको बहुत सी आइडिया मिल जाते हैं। टेक्सटाइल फेयर बहुत लगते हैं, हम लोगों ने टेक्सटाइल फेयर देखा, यान का फेयर लगा उसमें देखा, ये सब फेयर में और बहुत नई आइडिया आ जाती है। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना पड़ता है, किंतु आपके दिमाग में होना चाहिए हमें आगे रहना है। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जैसे आप सूरत एक गढ़ है, सूरत के अंदर टेक्सटाइल यान में सिंथेसिस का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, लेकिन आप लीलन में जा रहे हो, आप उसमें सेटिंग में जा रहे हो, तो ये कैसे आइडिया आपके दिमाग में? नहीं, हमारा मेन बेस जो है सर्टिंग बेस है, हम खाली सर्टिंग बना रहे हैं। जब हमारे पीछे लड़का आया तो उसको वैल्यू एडिशन में जाना था, तो सोच के देखा कि उसने ये दिमाग लगाया कि लिनन जो है, लिनन का 2.5% ही हमारे मार्केट में इसका ये है। तो बोला अभी लिनन में बहुत जगह है, तो उसने लिनन स्टार्ट किया। वैसे लिनन चलाना इतना आसान नहीं है, उसमें फ़ंड भी बहुत ज़्यादा लगता है, 300 400 500 मीटर का आइटम है। तो आज धीरे धीरे करते हुए लिनन में हम काफ़ी आ गए, और हमको ये साल जो है अभी सिल्वर अवार्ड भी मिला है जेसी की तरफ से, केसी इंडस्ट्रीज नाम से। तो वो तो आपको कुछ ना मेहनत तो करनी पड़ती है उसके लिए। इस इंडस्ट्री को अभी जो बॉम्बे में अवार्ड मिला, उसके बनिस्पत एक लोग और जानना चाहते हैं भाई, लिनन का जो आपने जिक्र किया, लिनन एक कॉस्टली कपड़ा जिसको बोलते हैं बाजार के अंदर, जो एक ये भी कहा जाता है भाई आम आदमी के पहुंच के बाहर है होता है वो कपड़ा, क्यों कॉस्ट ज़्यादा है, तो इस कॉस्ट को आप कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, कॉस्ट हमारे पास घर की मशीन है, घर का मेरे पास पूरा सेटअप है, और जो कपड़ा मिलों को चाहिए, मिलों को क्या चाहिए, हम अभी मेक टू ऑर्डर बना रहे हैं, तो हमारे पास हमने मशीन में वो नेम राइटर लगाया। वो जनरली नेम राइटर लोगों के पास है नहीं। हाँ, मेरे पास 56 मशीन पे नेम राइटर है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि सूरत में किसी के पास इतने ज़्यादा नेम राइटर होंगे। तो दिमाग में ये था कि भी हमको लेने सक्सेस करना है, लेने बनाना है, और इसका मार्केट में सेल की कोई कमी नहीं है, बहुत सेल है, उल्टा कोई सप्लाई नहीं है। और मार्केट वैल्यू में अगर देखा जाए लिनन का ओनली इंडिया के बाद 2.5% ही है, जबकि बहुत बड़ा मार्केट है लिनन का। तो मार्केट अगर कोई चलाना चाहे तो लिनन के लिए बहुत बहुत बड़ा स्कोप है आज के दिन पे। अभी तो आम पहुंच से ये लिनन बहुत दूर है, अभी लिनन भी चल रहा है, कॉटन लिनन में चल रहा है, अभी लिनन में तो बहुत सारे आ गए। तो मैं तो समझता हूँ कि किसी के पास है तो ये बहुत अच्छी एक आइडिया है, लोग आगे जा सकते हैं इसमें। जो आपने कहा भी लिनन में भी कई क्वालिटी आती है, जैसे कॉटन लिनन है, अन्य लिनन है, तो ये आदमी एक जो नॉर्मली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा है उसको कैसे पता चलेगा ये लिनन में? कहते हैं कई डुप्लीकेट लिनन के नाम से भी बेचते हैं बाजार के अंदर, तो कैसे पता चलेगा भाई ये लिनन है? लिनन एक्चुअली क्या है, लिनन एक जो धागा है ये नेचुरल धागा है। तो ये तो क्या है कि आप नकली चीज़ तो सब जगह आ रहा है, क्या चीज़ नकली नहीं आ रहा है, घी भी नकली आ रहा है, तेल भी नकली आ रहा है। तो जब आप अच्छे ग्राहक के पास जाएंगे, जब आप एक्चुअल नए ओरिजिनल कपड़ा लेंगे या एक्चुअल लिनन लेंगे, प्योर लिनन लेंगे, तो आपको तो उतना फेथ करके लेना पड़ेगा। उसके जो क्वालिटी है उसका भी एक मेजरमेंट है उसको चेक करने का, वो तो आप चेक करवा के लो, या उसमें लिखा हुआ रहता है कि 100% लिनन है, 60 लिए, इसमें 3-4 क्वालिटी है, तो वो आप उनसे सेलर से कंफर्म करके लो, तो फिर आपको कोई ठगाई नहीं होगी उसमें। लेकिन जब आप इसके अंदर आए लिनन की इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको लगता है भाई इसके अंदर इतना बड़ा स्कोप है जैसे आप कह रहे हैं, तो हमारे जो नए कंज्यूमर है या जिनको एक बिजनेस के अंदर स्टार्टअप की ज़रूरत है, उनको क्या आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। जब हम भी इस इंडस्ट्री में आए तो हमने पहले लड़के ने स्टडी किया कि लिनन का एक्चुअली मार्केट पोजीशन क्या है, कितना % कपड़ा लिनन बन रहा है, कितना यान बन रहा है, अपनी इसकी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। जब पूरी स्टडी करके पता चला कि अभी तो लिनन में बहुत बड़ा स्कोप है, अपने तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, कितना भी अभी मार्केट इसका बहुत बड़ा मार्केट है अभी लिनन का, और सप्लाई उसके सामने बहुत कम सप्लाई है। तो मेरे हिसाब से अभी भी कोई नया कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी किसी बिजनेस जाएंगे थोड़ा आपको स्टडी करके तो जाना ही पड़ेगा उसमें। आपके व्यापारिक सफलता की, उसके साथ साथ आपकी सामाजिक और धार्मिक सफलता भी यहाँ पे कही जाती है भी। आप लोगों का जो सेवा भाव, जो परिवार के प्रति जो रुझान है सेवा का, वो भी यहाँ पे काफ़ी चर्चा का विषय रहता है। हर कहीं भी आपके बारे में कहा जाता है भी आप जहाँ भी कोई आपको लगता है हमें इसमें योगदान देना चाहिए, वहाँ पे आप एक बड़ी रुचि के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे वो महसूसी समाज की संस्था हो या अन्य समाज की संस्था हो, चाहे धार्मिक संस्थाएँ हो। समाज में रुचि का कारण है, जब बिजनेस में हमने एक ऐसा सेटअप किया कि जो समाज है वो भी हमारा एक पार्टनर है बिजनेस में। हम जितना भी कमा रहे हैं, हमने तय कि हमने कुछ पैसा उसमें समाज को लगाना है। तो हमारे पास जो कमाई आ रही है हम उसको शिक्षा में लगाएं, गौशाला में लगाएं, हॉस्पिटल लगाएं, कहीं पे भी लें, तो हमारे पास फंड हमारे पास हमेशा रहता है। जो कमाई रहती है हमने एक फ़ंड को एक रिजर्व कर दिया, इतना फंड हमें समाज में लगाना है। तो किसी को समाज में जुड़ना है तो उसको एक फ़ंड एक दिमाग में सेट करना पड़ेगा
कि हम 5 लाख कमाएंगे तो इतना पैसा हम समाज में लगाएंगे, इतना वो करेंगे, तो आदमी को समाज में पहचान बनेगी और वो चैरिटी भी कर सकता है, समाज में जुड़ा भी रह सकता है। इधर तो नहीं रह सकता वो। लेकिन आपके बारे में कहा जाता है भी आप शिक्षा हो या चाहे स्वास्थ्य हो, हर सेक्टर में आपका योगदान रहता है। तो कई आदमी का होता है भी हमें एक संस्था से जुड़ना है, उस संस्था में अपने योगदान को आगे बढ़ाना है, लेकिन अलग अलग संस्थाओं से जुड़ने का मतलब एक समय का भी उपयोग होता है आपके उस संस्था में, और आपको व्यापार के अंदर कम समय देना पड़ता है, फिर परिवार का भी समय आपको देना पड़ता है संस्थाओं में। तो ये अलग अलग संस्थाओं से जुड़ने का आइडिया क्या है? इसमें आपको थोड़ा ये ऊंचा उठना पड़ेगा। लोगों के दिमाग में रहता है कि हमको महेश्वरी है तो महेश्वरी में करना है, अग्रवाल है तो अग्रवाल में करना है। आपके दिमाग ये होना चाहिए हमें समाज के लिए करना है, देश के लिए करना है। इसमें जाति पाति को भेदभाव ये सब निकाल देना चाहिए। जब आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा मैं महेश्वरी हूँ, अग्रवाल का कर रहा हूँ, तो आपके लिए पूरा देश एक दिखेगा कि सारे लोग आपको एक ही नजर आएंगे। तो फिर आपको ये क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि आप क्यों करें, हमको तो सबके लिए करना है। गाय है, दूध है, अगर स्कूल है तो सारे लोग शिक्षा लेंगे, धर्मशाला है तो सब लोग रुकेंगे। तो हमने जो भी किया ये किया कि मानव सेवा के लिए किया। हमने कोई पर्सनल समाज विशेष के लिए नहीं किया कि समाज के लिए, अग्रवाल समाज के लिए करना है, महर्षि समाज के लिए किया, जाट समाज, वो नहीं, पूरा समाज के लिए करना है। तो ये मानव जाति समझ कर आप काम करेंगे तो आपको ये सब बातें तो सब छोटी लगने लगेगी सर। लेकिन सर आपके बारे में कहा जाता है भी आप गौ सेवा और शिक्षा पे काफ़ी फोकस करते हैं। आप गांव में भी गौशाला चलाते हैं और यहाँ भी शिक्षा के लिए भी आप आगे हमेशा तत्पर रहते हैं, गरीब बच्चों को एजुकेशन के सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सब आइडिया आपके दिमाग में कैसे है? एक तो मैं बोलूँ हम गाय सेवा, हम गौ सेवक हैं, हम तो गाय की सेवा कर रहे हैं, हम क्या गाय की करेंगे। हाँ, गाय के लिए हम ये बोलेंगे आज पशु को बचाना है, गाय को बचाना है, गाय हमारी माता है, उसके लिए सब लोगों को आगे आना चाहिए गाय के लिए तो। और ये जो भावना है वैसे तो ये परिवार से भी आती है, हमारे पिताजी से। हमारे पिताजी गौशाला से शुरू से जुड़े हुए हैं, उनके दिमाग में था गाय की सेवा होनी चाहिए। गाय के दूध से मतलब नहीं है हमें, गाय क्या है, हमें गाय की सेवा करनी है। गाय दूध दे रही है नहीं दे रही है, हमें गौ सेवक बनना है। तो गोश्त ये हमारे दिमाग जब सेवा भाव रहता है तो अपने को ये सब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। शिक्षा के लिए तो जैसे हमने गांव में स्कूल वगैरह जो बनाए या यहाँ पे सूरत में भी प्राय जितने महर्षि समाज के स्कूल बने उसमें सब में मैं जुड़ा हुआ हूँ। और आगे भी है कि शिक्षा भी यही है कि हर किसी को शिक्षा मिल रही है, चाहे छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो। तो हमारे भाव में समाज सेवा है तो फिर हमको तो समाज की सेवा करनी है। फिर कहते हैं जीवन में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसका एक रोल मॉडल होता है, जिसको वो उससे वो प्रेरणा मिलती है कि भाई आपको क्या करना है, किस दिशा के अंदर जाना। तो आप अपने जीवन में किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं? किसकी प्रेरणा से आप ये व्यापार है चाहे सेवा है उसको आगे बढ़ाते हैं? मैं तो प्रेरणा से मेरे पिताजी को मानता हूँ कि उनके दिमाग में ये किया हमें जो भी काम करना है ऑनेस्टली करना है, समाज के लिए करना है। और समाज के लिए करेंगे, परिवार के लिए करेंगे तो अपने आप हमने आगे बढ़ते जाएंगे और ईमानदारी से करना है। तो पिताजी का जो उनका जो तरीका था कि हमें गांव का पैसा नहीं रखना है, बाप पढ़ना नहीं है, हमें तो खुद के जितना पैसा बिजनेस वाले छोटा रहे, कम रहे, ज़्यादा रहे, खुद के पैसे से ही करना है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं अपने फादर को मानता हूँ आदर्श इसमें। लेकिन जैसे आपने बताया कि आप राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं और ट्रैक्टर इंडस्ट्री से आप सेटिंग का आप कह रहे हो भी हम सेटिंग में ज़्यादा रखते हैं, तो सेटिंग बिजनेस के लिए राजस्थान में भी काफ़ी स्कोप है। जैसे भीलवाड़ा है, बालोतरा है, वहाँ पे भी काफ़ी सेटिंग मिलें वगैरह है, काफ़ी लोग वहाँ पे डेवलपमेंट। तो राजस्थान के डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आप चाहते हैं भी राजस्थान में भी कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है? नहीं, राजस्थान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है तो जो एटमॉस्फेयर यहाँ है, जो हवा में नमी है, डाइंग मिल है, यान है, वो सारी चीज़ राजस्थान में सेटिंग नहीं है। आज भीलवाड़ा है, बालोतरा है, सब जगह यान तो यहीं से जा रहा है, महाराष्ट्र और यहाँ से गुजरात से। तो वहाँ पे मेन दूसरी डाइंग मिलें हैं, वो वहाँ पे इतने सक्सेस नहीं है। जितना पानी चाहिए, जो केमिकल की जो मिक्सिंग इसमें जो महाराष्ट्र और गुजरात में आती है वो वहाँ नहीं आती है। तो वो भी एक रीज़न है। यान पूरा वहाँ से उनको मंगाना है तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है, ये खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पर, हाई टेंशन। तो अगर बिना इलेक्ट्रिसिटी, पानी हो, इसके बिना तो कहीं इंडस्ट्री चलेगी नहीं। राजस्थान गवर्नमेंट इस मामले में काफ़ी पीछे है। तो उनको गवर्नमेंट अगर फैसिलिटी देगी तो राजस्थान भी आगे आ सकता है। वहाँ पे पावर नहीं है, पानी नहीं है, जो चीज़ चाहिए वो मौसम जो है, गर्मी के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी, सर्दी के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी। तो सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए कपड़े के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वो सारी चीज़ नहीं है राजस्थान में। लेकिन आप जिस तालुका से आते हैं, जैसे आप बीकानेर क्षेत्र के रहने वाले, वहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री हैं जो काफ़ी डेवलपमेंट है। वुलन इंडस्ट्री लीजिए, चाहे आप ये नमकीन इंडस्ट्री लीजिए, काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ की इंडस्ट्री। और बीकानेरी भुजिया तो आपको पता है जग में, विश्व में प्रसिद्ध है। तो कहीं आपको लगता है मारवाड़ी होने के नाते व्यापार में जब आप लोग गाँव से निकले थे
तो उसमें कहीं लगता है कि मारवाड़ी के बारे में एक कहावत होती है, मारवाड़ी कहीं भी जाएगा वो कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति वो अपने अनुकूल बना लेता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा देता है। तो कहीं आपको लगता है राजस्थान में जब आज जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे जो इंडस्ट्रियाँ हैं उस इंडस्ट्री में भी अपने को आगे कदम रखना चाहिए? नहीं, कदम रखना चाहिए, किंतु आदमी सब बिजनेस नहीं कर सकता। कमाई तो हर बिजनेस में है। एक पान वाला भी कमा रहा है, मोची भी कमा रहा है, नाई भी कमा रहा है। अपने सारे बिजनेस तो नहीं कर सकते। हमारी जिसमें मास्टरी रहेगी, जिसमें हमारी रुचि रहेगी, हम वही बिजनेस कर सकते हैं। जो लोग राजस्थान में हैं वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनको कोई सपोर्ट चाहिए हमारे से तो हम हमेशा तैयार हैं। तो ये नहीं कि वो बिज़नेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं तो हम भी उनके बिज़नेस में चले जाएँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आज हम यहाँ पे जो कर रहे हैं राजस्थान को हम हमेशा ध्यान में रख के कर रहे हैं कि कोई भी राजस्थान के लिए काम है हम सदा राजस्थान के लिए खड़े हैं। कोई भी वहाँ काम रहे तो उसके लिए हमारा पहले योगदान रहता है। राजस्थान के बीकानेर के जहाँ पे आप रहने वाले वहाँ के कहते हैं खाने का खुशबू है वो हर आदमी को वहाँ पे आकर्षित करती है। कहीं आप जब बीकानेर जाते हैं तो आपको क्या ऐसा खाना वहाँ का पसंद आता है जिससे आप वहाँ पे दौड़े चले जाते हैं? मुझे तो वहाँ का रसगुल्ला और भुजिया अच्छा लगता है, तो उसके लिए हम दौड़े चले आते हैं। और वहाँ का जो पानी का जो टेस्ट है, जो सब्जी वगैरह जो राजस्थान की, वो बहुत बढ़िया है। तो राजस्थान का तो देखो वैसे कहने का बात ही अलग है। खाने पीने का तो शौक़ सब राजस्थान में जाके पूरा होता है। साल में 3-4 बार हमारा राजस्थान जाना होता भी है। हाँ, गांव में हमारे कुएँ भी है तो वो भी हम चलवा रहे हैं, खुद भी जाते हैं आदमी रख करके। धर्मशाला है, गौशाला है, तो राजस्थान से तो हम पूरा जुड़े हुए हैं। ठीक है, मेरा बिजनेस यहाँ है, बाकी मेरा मन तो राजस्थान में रहता है। मन राजस्थान में रहता है, लेकिन राजस्थान के बारे में कहा जाता है वो एक संस्कृति कल्चर उसको अडेप्ट करने वाला प्रदेश है। वहाँ पे एक जो सामाजिक जो समरसता है या जो धार्मिक जो उसकी पहचान है उसको हमेशा बनाया, चाहे वो मीरा की भक्ति हो, चाहे वीरता में अपने महाराणा प्रताप की शक्ति हो, तो हर तरह से राजस्थान अपने आप में एक अपनी पहचान रखता है। तो कहीं आपको लगता है इसी का एक बलबूत है कि आज मारवाड़ी हर बिजनेस के अंदर अपने आप की पहचान बाहर भी बनाए हुए रखा है? नहीं, इस मामले में तो मुझे इतना नहीं, बाकी मैं ये बोलूँगा जो राजस्थान जो भक्ति भाव है, तो जैसे राम वहाँ पे हमेशा कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, भागवत गीता ये सब, राम कथा, तो वहाँ की जो धरती है वीरों की धरती है, सब कुछ बातें है। आज वहाँ पर जो भी हो रहा है, अभी गांव में आगे हमारे वो भागवत कथा होएगी तो हम उसमें भी जाएंगे, उसमें भी अपने डोनेशन दिया है। तो वहाँ का जो भाव है वो तो देखे अलग ही भाव है। उसके लिए तो अभी आप लोग सबको मालूम है राजस्थान क्या है। लेकिन एक चीज़ और आप जानना चाहते हैं, जब टेक्नोलॉजियाँ चेंज हो गई, युवा पीढ़ी व्यापार के अंदर शामिल होने लगी, तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको क्या लगता है व्यापार में कैसे उन्नति के मार्ग आगे युवाओं के लिए प्रशस्त हो रहे हैं? तो उसके बाद आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? हम युवाओं को कहना चाहेंगे, देखिए टेक्नोलॉजी जो है, पहले तो आप माइंड सेट करें कि आपको बिज़नेस करना है, वो बिज़नेस में आगे जाना है। तो बिज़नेस में अभी बहुत नई नई आइडिया आती है। लोग अभी ब्रांड नेम बनाया, कोई कंपनी का ब्रांड नेम बना के ब्रांड में कोई बेच देते हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई अभी आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है। पढ़े लिखे जो लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सर्विस करें। बिज़नेस इसको में जब आप आगे आएंगे तो आपको बहुत सी ऐसी आइडिया आएगी, तो आपको ऐसा लगेगा बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत दरवाज़ा खुला है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें पैसा ही होना चाहिए, कि पैसे बिना काम नहीं हो सकता। पैसा सब कुछ नहीं है, मेन तो दिमाग आपके पास होना चाहिए। अगर दिमाग है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। वो तो जब आप इस लाइन में आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि जब आदमी डूबता है तभी उसका सहारा ढूंढता है कि क्या उसमें बचाव कैसे करना है। तो पहले तो उसके लिए आपको क्या निकालेंगे, आप आइए इस लाइन में, आपको बहुत सारे रास्ते निकलेंगे। यहाँ टेक्नोलॉजी आपके पास है, युवाओं के पास नए स्टार्टअप है, अपने ब्रांड के दम पर वो अपने मार्केट का विस्तार कर सकते हैं और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी, जिस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय हमारे व्यापारी किस तरह आगे बढ़े, उनसे हमें प्रेरणा लेकर किस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये राम कुमार जी मुंद्रा ने बताया। और लेकिन उसके लिए आपको उस क्षेत्र के अंदर आना पड़ेगा, अपने गोल को स्थापित करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी मुंद्रा, आपने अपना समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।